नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल शिल्प श्री क्लासेस में। हम इस समय समास पढ़ रहे हैं। समास मतलब वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। समास मतलब संक्षेपीकरण। इस श्रृंखला में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास का अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। क्या आपको इस समास के शब्दों को पहचानने में परेशानी होती है? क्या परीक्षा में इससे संबंधित शब्दों के प्रश्न गलत हो जाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के बाद आपको इस समास के किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। द्वंद्व समास, सबसे पहले हम परिभाषा में आते हैं कि इसकी यह क्या क्या परिभाषा होगी। तो जब समस्त पद समास है तो समस्त पद ही होगा, ठीक है ना। दो पदों से बनकर एक समस्त पद बनता है, वह समास कहलाता है। जब समस्त पद के दोनों पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तक क्या था? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में उत्तर पद प्रधान था। अब यहां पर क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद एवं पूर्व पद या पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही समान स्थान रखते हैं, समान भाव रखते हैं और उनके बीच जब हम विग्रह करते हैं और एवं तथा या लगाते हैं, यानी जब समस्त पद में और एवं तथा या आदि और भी शब्द हो सकते हैं का संबंध हो, का भाव हमें दिखाई दे समस्त पद में और विग्रह करते समय ये लगाए जाएं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे बहुत ही आसान है, द्वंद्व समास में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद अर्थात दोनों पद प्रधान है और इसकी पहचान क्या है? विग्रह करते समय और एवं तथा या आदि शब्द इसमें लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, माता पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि माता और पिता दोनों ही समान स्थान रखते हैं। हमारे जीवन में माता का जो स्थान है वही पिता का भी स्थान है। ऐसा तो नहीं कोई किसी से ज्यादा है या कोई किसी से कम है ना। तो यहां पे हम कहेंगे माता और पिता, विग्रह इसका ये होगा, ठीक है। बीच में डैश लगता है, ये ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास में, क्योंकि दोनों पद इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये बराबरी दिखाने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। राम लक्ष्मण, भले ही लक्ष्मण छोटे भाई हैं, लेकिन उनका सम्मान राम से कम नहीं है हम सभी की नेत्रों में, हम सभी की दृष्टि में। तो राम और लक्ष्मण, सुख और दुख, बीच में आप और या एवं लगा दीजिए, है ना। एवं दुख या सुख या दुख, स्त्री या पुरुष, अगर वैकल्पिक कहीं प्रयोग करना है तो स्त्री पुरुष शब्द का प्रयोग, सुख दुख शब्द का प्रयोग, राम लक्ष्मण माता पिता, इन जो समान भाव रखने वाले शब्दों का जब प्रयोग होता है तब वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब आइए इनके भेदों के बारे में जान लें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। भेद को देखिए, द्वंद्व समास के 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा एक शेष द्वंद्व। अब एक एक करके हम तीनों को समझ लेंगे। इतरेतर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इतरेतर, इतर इतर मतलब दो पद जो है दोनों ही इक्वल है, बराबर है, समान है। यहाँ पे दोनों पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद
समान भाव के होते हैं, समान होते हैं। जो द्वंद्व समास की साधारण परिभाषा में जो आप पढ़े हैं वह इतरेतर द्वंद्व में बिल्कुल उसी तरह अपनाया जाता है। यानी दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद समान भाव के होते हैं और उनके बीच में और एवं तथा आदि लगा होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, ठीक है ना। तो ये आपका उदाहरण हो गया इतरेतर द्वंद्व का, बिल्कुल आसान, कोई भी मुश्किल नहीं है। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह, ठीक, या समष्टि आप कह सकते हैं। व्यष्टि मतलब अलग अलग, समष्टि मतलब एक, ठीक है ना। किसी चीज के समूह को बताता है जब समस्त पद जब समूह का बोध कराता है, जहां पर जिस द्वंद्व समास में समस्त पद, दोनों पद प्रधान है, समान भाव रखते हैं, लेकिन दोनों पद किसी समूह का बोध कराते हैं, तो वहां पे समाहार द्वंद्व होता है। जैसे हाथ पांव, तो इसका विग्रह होगा हाथ और पांव आदि। हाथ एवं पांव आदि। हमने कहा ना हाथ पांव बहुत दर्द हो रहा है, मतलब हमारे पूरे शरीर के अंग अंग में दर्द हो रहा है। हाथ पांव का मतलब है शरीर के अंग, ठीक है। घर द्वार, ये भी वही हुआ, घर और द्वार आदि, यानी घर हुआ, द्वार हुआ, आंगन हुआ, समूह का बोध करा रहा है यह शब्द, है ना। इसलिए यह समाहार कहलाता है। समाहार शब्द का प्रयोग इसके पहले याद करिए आपने द्विगु समास में पढ़ा था, है ना, जहां पे समाहार का बोध कराता है संख्यावाची विशेषण, वह द्विगु समास होता है। तो समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह। तो जब समस्त पद समूह का बोध कराए तो वह समाहार द्वंद्व का उदाहरण कहलाता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग हिंदी की कक्षा में नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको लगता है कि यह आवश्यक नहीं, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक शेष द्वंद्व भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देखिए दोनों पदों में से एक ही शेष रह जाता है, इसके नाम से ही अवगत हो रहा है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि एक शेष रह रहा है और बोध दोनों का हो रहा है। दो पद है, दोनों समान हैं, समान भाव है, न कोई किसी से ज्यादा है न कोई किसी से कम है, लेकिन जब समस्त पद बन रहा है तो एक ही शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक शेष द्वंद्व कहलाता है। हाँ, अधिकांशतः इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है, ठीक है। दोनों पदों में से एक ही शब्द शेष रह जाता है और विग्रह में सभी पदों का अध्याहार हो जाता है। अध्याहार मतलब सभी पदों को समझ लिया जाता है कि यह सभी पदों को व्याख्यायित कर रहा है। जैसे पितरौ, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी, तो पितरौ शब्द द्वितीय विभक्ति का शब्द, ये आपको पता है। तो यहाँ पे दो शब्द होंगे, कौन कौन से, माता और पिता, ठीक। दंपति, यहाँ पे आप कहेंगे कि बड़ी की मात्रा क्यों लगी, अशुद्ध है, नहीं, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। हिंदी में आप दंपति ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम ये समूह बोध कर रहा है, दो शब्दों का बोध करा रहा है, पति और पत्नी, ठीक है, तब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति का शब्द है। श्वशुरो, सास और ससुर, भ्रातरो, भाई और बहन, एवं भी लिख सकते हैं। पुत्रो, पुत्र एवं पुत्री, इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं एक शेष द्वंद्व के।
इस तरह से हमने आज द्वंद्व समास के बारे में जाना कि द्वंद्व समास क्या है। जब दो पदों में से एक समस्त पद बनता है वह समास है। उस समस्त पद में जो दोनों पद है वो जब समान स्थान रखते हैं, समान भाव रखते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और वह द्वंद्व समास 3 भेदों में विभाजित है। इतरेतर द्वंद्व, जब दोनों पद समान हो और बीच में और एवं तथा लगा हो तो वह इतरेतर द्वंद्व है। जब समस्त पद समूह का बोध कराए तब वह समाहार द्वंद्व है। और जब समस्त पद में से जब दोनों पदों में से एक ही पद समस्त पद में शेष रह जाए और अर्थ में वह दोनों ही पदों का बोध कराए तब वह एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। आशा करती हूं कि आज की क्लास में जो आपने द्वंद्व समास पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आने वाली किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। द्वंद्व समास से मुझे एक बात सीखने को मिलती है कि जैसे इसमें दिखाया है कि 2 शब्द हैं और दोनों ही शब्द समान स्थान, समान भाव रखते हैं, वैसे ही हमें जीवन में रिश्तों को भी अपनाना चाहिए। चाहे वह भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो, सब जगह समान भाव हो, समान स्थान हो तो रिश्तों में मधुरता और बढ़ती है। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।